think now it's possible. Yes. Okay. So जब जब हमसे इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में जब भी बात की जाएगी, सो हमको हमको सिर्फ एक लाइन में उनको ये बता देना है दैट इनफॉर्मल एजुकेशन इज द एजुकेशन विच इज आउटसाइड द स्ट्रक्चर्ड करिकुलम। जो रेगुलर चल रहा है ना, क्लासरूम, स्कूल आना, कॉलेज आना, पढ़ना, पढ़ाना, बुक्स पढ़ना, ये सब करना, इनके बाहर की जो दुनिया है उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। और आज की डेट पे यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रोफेसर्स जो हैं, स्पेशली जो नया एजुकेशन पॉलिसी है, वो इनफॉर्मल क्लासरूम पे बड़ा फोकस्ड है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि हमको एज एन ऑर्गेनाइजेशन होम स्कूलिंग के लिए लोगों को तैयार करना है। होम स्कूलिंग के लिए हम लोगों को जो है प्रिपेयर रहना है। होम स्कूलिंग के लिए हम लोगों को जो है अपनी प्रिपरेशन, अपना कंटेंट तैयार रखना है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम और क्लैरिटी ले सकते हैं इनफॉर्मल एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या है, परमानेंट एंड वैल्यू बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। अभी हमने देखा है सबने कि ड्यूरिंग द पैंडेमिक जो रामायण का जो टेलीकास्ट हुआ, तो हम लोग उसको नहीं, हमने पहले देखा हुआ है, हम नॉर्मली जो है आध्यात्मिक बातों से थोड़ा दूर रहते हैं, लेकिन जब वो आया तो वो हमने पूरे सब लोगों ने विद फैमिली देखा है, और आज भी वो एथिक्स जो उसके साथ हमारे जुड़े हुए हैं वो कमाल के जुड़े हुए हैं। तो हम वहां पे ड्यूरिंग द इंटरव्यू इस बात को डिलीवर करें दैट एज ए अकेडमिशियन आई विल ट्राई माय बेस्ट। मैं एज एन अकेडमिशियन अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बच्चे को जो भी इनफॉर्मली कंटेंट दे रहा हूं वो उसको वैल्यू दे, वो उसके लिए परमानेंट लर्निंग बने। जैसे रामायण जब हम लोग देखने बैठते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक हम एक ऑटोमेटिक रेस्पेक्ट का भाव आ जाता है। जो बड़े हमारे आसपास बैठे हुए होते हैं उनके लिए, हम उनको देखते हैं तो उनसे सीखते हैं। वैल्यू बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जब महाभारत का टेलीकास्ट हुआ, भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकते हैं। इंटरव्यूअर आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप किसी भी बच्चे को इंटरैक्टिव कैसे बना के रखेंगे, आप उसकी करियर शेपिंग में कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जब हम करियर शेपिंग की बात करें तो हम ये कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पुट किए हैं, जिसमें अगर जैसे अगर कोई बच्चा है म्यूजिक की तरफ इंटरेस्टेड है तो हम उसको जो है अरिजीत सिंह का एग्जाम्पल देके बोल सकते हैं। पॉलिटिशियंस की बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। बिजनेस की बात करें तो कोई अंबानी जी ऐसा बहुत भारी पढ़े लिखे नहीं है, बट स्टिल दुनिया का सबसे बड़ा जो है, क्योंकि इंटरेस्ट एरिया है। विराट कोहली की बात कर सकते हैं, एमएसडी की बात कर सकते हैं। हम बिहार स्पेसिफिक में हैं तो हम वहाँ पे जो है महेंद्र सिंह धोनी की बात कर सकते हैं, वहाँ ज्यादा कनेक्टिविटी उनकी बैठती है, तो उनका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इस क्लासरूम के अंदर ही एजुकेशन है। हम क्लासरूम के बाहर से भी जो है एजुकेशन का लेसन बच्चों को दे सकते हैं। नाउ आई होप इनको आप जानते हैं। ये मिस्टर बाईजूस रविंद्रन है, जिनका बाईजूस है, बाईजूस के जो ऑनर है, और ये जो बिल्कुल लास्ट कॉर्नर में जो फोटो था। देन कुछ एडवांटेज वगैरह है, इन पे तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग बाकी की ही और चीजों पे आगे बात करते हैं, क्योंकि ये एडवांटेज इतना टाइम आपको इंटरव्यू में वो नहीं देंगे, इंटरव्यू के अंदर आपसे इतनी बातें नहीं पूछी जाएगी। देन इनफॉर्मल एजुकेशन हम कहाँ कहाँ से डिलीवर कर सकते हैं, तो ये बहुत सारे सोर्सेज है। ब्लॉग्स के थ्रू हम जो है हम वहाँ पे इंटरव्यूअर अगर आपसे थोड़ा स्पेसिफिक होता है और टाइम ज्यादा आपको देता है, मान लीजिए आपके सवाल इंप्रेस होकर और ज्यादा अंदर तक लेके जाता है, तो वो पूछ सकता है आपसे कि हाउ वुड यू डिलीवर द इनफॉर्मल एजुकेशन, आपके पास क्या सोर्सेज है। बच्चा जब आपके पास यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आएगा तो आपको तो लेक्चर लेने से ही फुर्सत नहीं है, तो फिर आप बच्चे को कैसे जोड़ेंगे अकेडमिक्स से बियॉन्ड द कॉलेज आवर्स, आप उस कॉलेज की बाउंड्री के बाहर बच्चे को कैसे जोड़ेंगे। तो आप कह सकते हैं कि सर जिस भी कॉलेज से मेरा एसोसिएशन होगा, जिस भी कॉलेज से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं रहूंगा, उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर जो है मैं उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर मैं जो है जस्ट सेकेंड। नाउ तो हम उस पर्टिकुलर कॉलेज का ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, लिस्टसर्व पे उसको हम कर सकते हैं, पॉडकास्ट उसके हम चला सकते हैं,
जैसे हम व्हाट्सएप और जो इंस्टाग्राम है या फेसबुक मैसेंजर जो है उस पर ग्रुप बना सकते हैं हम कॉलेज के बच्चों के, वहां पे हम एकेडमिक डिस्कशंस कर सकते हैं। तो यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज कि आप वहां पे इस बात को डिलीवर कर सके। हमको भी पता है कि वो आपसे ये नहीं पूछेंगे ग्रुप कैसे बनाओगे, नहीं पूछने वाले, लेकिन जब आप इन चीजों को अकेडमिकली रेफर करोगे तो दे विल गेट इम्प्रेस्ड, वो आपको बहुत पॉजिटिवली उस पर्टिकुलर फैक्टर पे काउंट करेंगे। उसके बाद हम बात करें कि सोशल मीडिया पे जो रिसोर्सेज हैं, सोशल लर्निंग रिसोर्सेज जितने भी हैं, उनको कैसे यूज किया जा सकता है। तो मैंने कुछ जो है सोशल लर्निंग रिसोर्सेज के यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं। मूवीज को हम रेफर कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के, वो आपसे पूछ लेके बच्चे को कनेक्ट कैसे करोगे, तो सब मूवीज के एग्जांपल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने मूवी का क्लिप भी एक डाला है। आई होप आप लोग अगर हॉलीवुड मूवीज देखते होंगे तो आपको पता होगा ये कौन सी मूवी है। ये नोबल इन ये एक मैथमेटिशियन है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और उनके ऊपर ये मूवी है। इवन अभी तो स्पॉन्टेनियसली मेरे भी दिमाग से नाम जा रहा है। तो न्यूज के थ्रू हम बच्चों को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कॉमर्स का एग्जांपल आपको दूं, जैसे भी साइंस वाले कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड एग्जांपल वहां पुट कर सकते हैं। न्यूज में जैसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ेज आती है तो वहां से हम बच्चों को कनेक्ट कर सकते हैं। बच्चा वहां से कुछ करके और डमी इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना सीख सकता है। यूट्यूब हम जानते हैं आजकल बहुत काम का है। हमारा पूरा का पूरा लेक्चर जो है अभी विशाल सर रिकॉर्ड कर रहे होंगे, अपलोड कर देंगे, तो अभी यहाँ पे हम 20 25 30 लोग हैं, वहां पे इसको जो है 100 200 250 लोग देख लेंगे। तो यूट्यूब को यूज किया जा सकता है। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये वो चीजें हैं, ये सारी की सारी वो चीजें हैं जिनके बारे में आपको दिमाग में नॉलेज होना चाहिए कि आप अगर इनफॉर्मली बच्चों को कनेक्ट करेंगे ड्यूरिंग द पेंडेमिक, अगर आपको बच्चों को कनेक्ट करना होगा तो आप इन सारी चीजों का यूज करके कनेक्ट कर सकते हो। अब इन सारी चीजों का यूज कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये वो डिटेल आपसे वहां नहीं पूछेंगे। अब वो पूछ सकते हैं आपसे वहां पे कि अच्छा आपने ये तो जितने भी रिसोर्सेज आपने बताए हैं, ये जितने भी रिसोर्सेज आपने जो है बताए हैं, ये सारे के सारे रिसोर्सेज जो आपके हैं ये एंड ऑफ द डे ऑनलाइन अवेलेबल है। इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, आप बच्चों से इन मैटर्स को डिस्कस कैसे करोगे, कैसे जुड़ोगे, कैसे लोगों को आप कोऑपरेटिव बनाओगे अपने साथ। तो ये कुछ मीटिंग रिसोर्सेज हैं, जिससे हम जूम पे अभी मीटिंग कर रहे हैं, आप और हम लोग जूम के थ्रू डिस्कशन कर रहे हैं। इसी तरीके से गूगल मीट एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐप है जिसको हम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट होने में। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एक है जिसको हम यूज कर सकते हैं। सिस्को वेबएक्स एक एप्लीकेशन है, उसे हम यूज कर सकते हैं। यूट्यूब लाइव हम यूज कर सकते हैं। गूगल हैंगआउट्स जो है हमको बहुत सारे ऑप्शंस ऑफर करता है, वहां पे हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो कि लोगों से कनेक्ट होने में काम आती है। इसके अलावा और भी कुछ नाम मैंने यहाँ लिए हैं मीटिंग्स के लिए। गो टू मीटिंग्स एक ऐप है, स्काइप के थ्रू हम बच्चों से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ब्लू जीन्स एक करके आता है, वो यूज किया जा सकता है। बिग ब्लू बटन है, बिग मार्कर है, टीम व्यूअर है, इनको यूज करके हम जो है अकेडमिकली बच्चों को हमारे साथ बियॉन्ड द कॉलेज आवर्स बच्चों को हमारे साथ कोऑपरेटिव बना सकते हैं। जैसे असाइनमेंट्स के अंदर बच्चों को हमारी मदद चाहिए तो इनका यूज किया जा सकता है। प्रोजेक्ट बनाने में चाहिए, प्रोजेक्ट फंडिंग में चाहिए, कोई केस स्टडी बनाने में चाहिए, तो वहां इन चीजों का इस्तेमाल जो है किया जा सकता है। देन दो चीजें आपको बहुत टेक्निकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड याद रखनी है, दैट इज एलएमएस, दैट इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वो चीजें होती हैं, मैं आपको पहले क्लैरिटी दूं, जिसके थ्रू आप अपना कंटेंट बना सकते हो। बच्चों को अगर आप अकेडमिकली ऑनलाइन कुछ देना चाहते हो तो ये वो चीजें हैं जिनके थ्रू आप अपना कंटेंट डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जैसे आपने सॉफ्ट कॉपी बनानी है, आपको क्विजेस बनाने हैं, आपको नोट्स बच्चों तक पहुंचाने हैं, आपको जो है असाइनमेंट बच्चों तक पहुंचाना है। आपको लगता है कि अरे यार कोई बच्चा है आपको पर्सनली मैसेज कर रहा है कि सर हमारी तरफ तो बहुत बारिश है या हमारी तरफ बाढ़ आ गई, जो है मैं यहाँ आ नहीं पाऊंगा सर,
तो ये वाला दिक्कत है। जस्ट सेकंड। ओके, देयर आर सर्टेन मैसेजेस, तो मैं उस पर अभी थोड़ा नहीं कर पा रहा हूँ, अभी उनको विशाल सर जो है एड्रेस कर देंगे। सो कैनवस, गूगल क्लासरूम, मूडल्स। मूडल्स बड़ा इफेक्टिव टूल है, आप लोगों को जब भी टाइम मिले तो थोड़ा इसको यूज करके देखिएगा। गूगल क्लासरूम आप सब लोग जानते होंगे, समझते होंगे। ये वो सब चीजें हैं, सैप लिटमस, टैलेंट एलएमएस, ब्लैक बोर्ड, ये वो सब चीजें हैं जो कि लर्निंग रिलेटेड मटेरियल, लर्निंग रिलेटेड कंटेंट आपको बनाने में मदद करेंगे। और इनमें जो मटेरियल बनता है वो मटेरियल आपका हमेशा के लिए कंटेंट डेवलप हो गया, वो आपका एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है ना। एलएमएस के साथ में एक चीज को बड़ा कंफ्यूज किया जाता है, जो कि आपकी नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखेगा। एलएमएस अलग चीज है और स्टूडेंट मैनेजमेंट एक अलग चीज है। सो एलएमएस के अलावा एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम काम होता है, जो कि आप बहुत छोटी कॉस्ट पे आपको, आपके साथ में आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी में फंडिंग के थ्रू, बजट के थ्रू आप इन चीजों को अरेंज कर सकते हो। जैसे पावर स्कूल है, क्लास डोजो बहुत फेमस है, क्लास प्लस आजकल बड़ा चल रहा है, ग्रैड लिंक है, मनीष है, मैग्रा हिल कनेक्ट है। ये वो चीजें हैं जहां पे आप स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मेंटेन कर सकते हो। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मेंटेन करने से मेरा मतलब है कौन से बच्चे ने असाइनमेंट दिया, कौन से बच्चे ने एग्जाम दिया, कौन सा बच्चा कब तक प्रेजेंट है, कौन से बच्चे ने किसी रीजन की वजह से जो है एब्सेंटिज्म लिया है। ये वो चीजें हैं जब आप आने वाली दिनों में हर गवर्नमेंट कॉलेजेस को भी अपने पास मेंटेन करनी होगी। तो ये वो सारे टेक्निकल बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जबकि आपसे ये पूछ लिया जाए इंटरव्यू में कि अच्छा आप कह तो रहे हो कि आप इनफॉर्मली और ऑनलाइन बच्चों को जोड़ सकते हो, बताइए कुछ टूल्स बताइए, तो जनरल आदमी व्हाट्सएप फेसबुक से बाहर नहीं जा पाएगा। और जब आप अपने इंटरव्यूअर को ये बताओगे कि सर हम कॉलेज में एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और जो है सोशल मीडिया कनेक्ट विंग हम बनाएंगे पूरा, और इन कुछ सॉफ्टवेयर्स के थ्रू इनके नाम बता के उन बच्चों को वहां ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, ताकि बच्चे जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते रहें। ऐसा जब आप कहेंगे, ऐसा जब आप करेंगे, ओनली देन, ओनली इन दैट सिचुएशन वो जो इंटरव्यूअर है आपसे इंप्रेस हो सकता है, क्योंकि आप वो आपको यूनिक नजरिए से देखेगा। अरे यार इनको तो बहुत अच्छा नॉलेज है, इनको तो वो भी पता है जो हमको तो पता ही नहीं। इनमें से कई सारे नाम, ज्यादातर नाम ऐसे होंगे जो उन्होंने सुने ही नहीं। फिर कुछ सॉफ्टवेयर एंड एप्स हैं जो कि कंटेंट बनाने में और अपने प्रेजेंटेशन में आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड, मैंने खुद ने 8 महीने पिछले माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड को यूज करते हुए क्लासेस ली है। और डूडली, अभी आप ये जो पूरा प्रेजेंटेशन देख रहे हैं वो डूडली पे ही चल रहा है। आप देख सकते हैं कितना इंटरेक्टिव है, आपको सीधा सीधा स्क्रीन और इमेजेस दिख रही है। टूनली आजकल एक नया चला है, डूडली का ही भाई है। कहूत, एनिमेटो, बिब्लिजियो, इन चीजों को जो है आप इस्तेमाल वहां पे रेफर कर सकते हो ड्यूरिंग द इंटरव्यू, कि जब हमारा होगा तो हम इन चीजों को, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी बातें थी। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा अब जो ग्रुप से रिलेटेड डाउट्स और डिस्कशंस हैं, उनसे उनसे रिलेटेड जो है बात आप जो है मेरे से कर सकते हो। उनसे रिलेटेड डिस्कशन आप मेरे से कर सकते हो। जो भी ग्रुप पे बातें चल रही है या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपको है, तो प्लीज आप आपके लिए प्लेटफॉर्म जो है वो ओपन है। सर अगर आप एडुश्री पे जाके वहां पर मेक एज होस्ट कर देंगे तो आई विल बी एबल टू कंट्रोल इट। ओके, मेक होस्ट, यस, आई होप आपको मिल गया है होस्ट पर। प्रद्युमन सर इज देयर, सो आप लोग को जो क्वेश्चंस पूछना है आप लोग क्वेश्चन पूछ लीजिए। सर राज नारायण का एक क्वेश्चन है, दैट इज मोर ऑफ अ टेक्निकल क्वेश्चन। Yes. हाउ दिस सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड टू मेक ऑडियो एंड वीडियो लेक्चर्स presentation? Rajnarayan, there are two things. One is that even if you are using your Microsoft PowerPoint presentation tool,
वहां पर भी आपके पास ऑप्शंस रहता है रिकॉर्ड करने का. यू कैन ऑल्सो रिकॉर्ड, जैसे अभी हम लोग अपना सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड. You can record on Zoom, you can record on Cisco WebEx. इनको आप रिकॉर्ड करके then you can upload on Edusri or you can upload on YouTube as जैसे आपको पसंद है. ठीक है, इसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शंस रहता है. ऑल यू नीड टू गो टू चेक द रिकॉर्डिंग ऑप्शंस. Can we have questions please? अभी समापन हुआ ना क्वेश्चन का. या वीना प्लीज. हेलो सर. हाँ सर, अभी जो तत्काल का इंफॉर्मेशन था जो बहुत ज्ञानवर्धक था, तो क्या मॉक इंटरव्यू का कुछ सेशन हम लोग के लिए हो सकता है? हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है, वी विल कम बैक टू इट्स वेरी शॉर्टली कि इसको हम लोग ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं. थैंक यू सर. हेलो. यस. हेलो. नहीं सर, आप ऑडिबल हैं, आप बोलिए. सर मैं राजनारायण बोल रहा हूँ. जी सर. राजनारायण थोड़ा सा तेज बोलें, आपका आवाज नहीं आ रहा है. सर मैं बॉटनी के लिए अप्लाई किया हूँ बिहार में. सर एम आई ऑडिबल सर? आप बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है. कविता, थोड़ा देर के लिए मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ. ठीक है, पहले राजनारायण का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर हम लोग एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग सर. हेलो. यस, गुड मॉर्निंग सर, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है. सर दिस इज राजनारायण एंड सर आई हैव अप्लाइड फॉर बॉटनी सब्जेक्ट इन बिहार. जी जी जी, बिल्कुल. प्रोफेसर पोस्ट. सर I did sir MSc in microbiology and I did PhD in life science and human science, actually biological science. So my research on the human samples, research area is tuberculosis. So how I can defend my interview that this research is applicable to botany, because in botany we are working with the plant science. Yes. And so, I have done research in animal science. जी, मैं समझ गया. इसमें सर क्या होगा कि जब आपसे सवाल पूछा जाएगा वहां पर, जब आपसे ये डिस्कशन होगा आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, तो क्योंकि आप बॉटनी से अप्लाई किए हैं, तो बॉटनी से रिलेटेड तो आपको नॉलेज होना ही होना, वो आपसे पूछेंगे इसी. लेकिन जब वो आपसे कहें तो आप उनसे ये कह सकते हैं कि सर बॉटनी मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन मेरा जो रिसर्च है वो जो है इस टॉपिक में है. आप अपना टॉपिक वहां पे लोगों को बताइए, तो उससे एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि आप जब प्रेजेंटेशन देंगे बोर्ड का, तो उसमें आप अपना रिसर्च वाला टॉपिक यूज कर सकते हैं. बाकी क्वेश्चनिंग आपसे बॉटनी पे ही की जाएगी. ओके सर. एंड राजनारायण, यहाँ थोड़ा मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगा. ठीक है, यूजुअली देखा ये गया है कि जिस चीज में आपकी थीसिस होती है, ठीक है, जैसे अभी आपने बताया कि आपकी जो थीसिस है वो रिलेटेड टू वुमेन सेल्स है, मैलिग्नेंट सेल्स, या मैं शायद ठीक से सुन नहीं पाया. हाँ जी सर. तो जो आपके वुमेन सेल्स रिलेटेड आपका जो आपने रिसर्च किया है, ठीक है, वो रिसर्च क्या बॉटनी से रिलेटेड है? पॉइंट नंबर 1. ठीक है, अगर ये बॉटनी से रिलेटेड नहीं है तो क्या मेरा क्वेश्चन, अगर मैं पैनल में रहता तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहता कि आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे कि 5 साल आपने बॉटनी में नहीं, एक्चुअली आपने जूलॉजी या ह्यूमन फिजियोलॉजी में लगाया है. यस सर. ठीक है, तो और आपका एमएससी किस में था? सर एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में था सर. क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी ये एलाइड सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, इवन आपका बायोसिस्टमैटिक्स भी, ये सॉरी बायोमेट्रिक्स भी आपका एलाइड सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, एलाइड सब्जेक्ट्स में हमेशा ये प्रॉब्लम रहता है कि उसका इंक्लिनेशन किस साइड में है, whether that inclination is towards botany or towards zoology or towards human physiology, क्योंकि 3 डिविजन्स होते हैं. ठीक है, आपको फॉर्म भरने के टाइम में ये बहुत केयरफुली देखना पड़ता है कि आपका जो थीसिस है या आपका जो रिसर्च एरिया है या आपका जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि CSIR में लाइफ साइंसेस एक अलग एक पूरे के पूरे सब्जेक्ट है. बॉटनी एंड जूलॉजी में अलग अलग कोई CSIR नेट नहीं होता है.
तो बॉटनी वालों को भी जूलॉजी पढ़ना पड़ता है, जूलॉजी वालों को भी बॉटनी पढ़ना पड़ता है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन है सिस्टम, तो वो कर नहीं सकते हैं उस पर कुछ। तो इसमें आपको अपने थीसिस पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ राज, कुछ सर मैंने एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी आई थिंक लिमिटेड अपने पास टाइम है, थोड़ा सा ये टाइमर चल रहा है, तो कुछ एक आध दो क्वेरी और हो तो वो भी ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। स्वर्णिका, आपका क्वेश्चन? एनीवन एल्स? गुड आफ्टरनून सर। सर मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ, पटना यूनिवर्सिटी से। मैं अभी परसुइंग हूँ सर, पीएचडी कर रही हूँ। तो मेरा ये क्वेश्चन है सर कि जैसे कि हम लोग तो अभी पीएचडी कंप्लीट किए नहीं है, तो अगर मुझसे अगर पीएचडी के रिगार्डिंग टॉपिक से कोई क्वेश्चन किया जाएगा तो सर उस में मैं क्या जवाब दूंगी? नहीं, आप परसुइंग हैं या अभी आपने शुरू ही नहीं किया है? सर अभी हमारा कोर्स वर्क चल रहा है। कोर्स वर्क चल रहा है, तो मतलब अभी टॉपिक तो आपने फाइनली सेलेक्ट कर ही लिया होगा आपका? यस सर, वो तो मैं सेलेक्ट कर चुकी हूँ। जैसे मेरा टॉपिक है सर स्टेरिलिटी पे, तो मैं उस पे करना चाहती हूँ। तो मैं सर अगर मुझसे इस रिगार्डिंग क्वेश्चन किया जाता है तो मैं तो सर अपना क्या रेफरेंस रिव्यू ही बता पाऊंगी सर, ज्यादा तो डेप्थ में जा नहीं पाऊंगी। आपसे वो डेप्थ पूछेंगे भी नहीं सुनने का, वो आपसे इतना ही पूछेंगे कि आपने जो टॉपिक लिया है उस टॉपिक का रेलेवेंस क्या है, आपसे आपका जो टॉपिक है, आपका जो रिसर्च एरिया जो आपने तय किया, उसका रिसर्च गैप आपने कैसे निकाला, ये आपके लिए मैक्सिमम पॉइंट हो सकता है। बस कि रिसर्च गैप जो आपका है वो आपने कैसे आइडेंटिफाई किया है, आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपने जो किया है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछेंगे। इससे ज्यादा आपसे डिटेल में नहीं जाएंगे। टूल्स क्या लगाएंगे आप, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये सब तो पूछे जाएंगे सर। नहीं, सर नहीं और सर सर मेरा एक और जैसे क्वेश्चन है कि जैसे कि जैसे हम लोग अभी जैसे सर मैंने पटना यूनिवर्सिटी में एज एक्सपीरियंस मैंने 9 महीने क्लासेस भी लिए हैं वहां पर। तो मुझसे इस रिगार्डिंग किस तरह के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं इंटरव्यू में? जैसे कि मैं अगर बताती हूँ जो आपके सब्जेक्ट आपने वहां पढ़ाए हैं, यस सर, पटना यूनिवर्सिटी में आपने जो भी टॉपिक जो भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़ाए हैं, उन टॉपिक और सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आपसे पूछेंगे। आपने वही पढ़ाया होगा जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा। यस सर, है ना? आप एक्चुअली पीएचडी भी परस्यूइंग है, तो आपको बहुत एडवांटेज है। आपको सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बांधा नहीं जा सकता, आपको आपके रिसर्च एरिया के हिसाब से बांधा नहीं जा सकता। तो ये एडवांटेज आपको है। आप जब पटना यूनिवर्सिटी में आपने जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। ओके सर। जैसे हमें सिलेबस दिया जाता था कि आपको ये पोर्शन पढ़ाना है, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग क्लासेस लेते थे। हाँ, तो आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा जाएगा, ऐसे टॉपिक रिलेटेड वो आपसे नहीं पूछेंगे। आप उनसे जैसे आपका सब्जेक्ट एरिया क्या है? सर मेरा साइकोलॉजी है, और हमारे साइकोलॉजी में जनरल, एबनॉर्मल, ये सब सारे क्लिनिकल सब कुछ आते हैं सर। हाँ, तो जैसे आपसे सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। जैसे मैं आपको, क्योंकि मैं साइकोलॉजी के बारे में ज्यादा नहीं जानता, तो मैं ये कह सकता हूँ जैसे कॉमर्स में अकाउंटेंसी और बिजनेस दो अलग अलग सब्जेक्ट है। अब अगर आप पटना यूनिवर्सिटी में बिजनेस पढ़ाते थे तो आपसे बिजनेस से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, अकाउंटेंसी से रिलेटेड इतना नहीं पूछा जाएगा काइंड ऑफ। लेकिन आपसे ऐसा एक्सपेक्ट आप ये ना करें कि बिजनेस में भी आपसे सिर्फ प्लानिंग से पूछे जाएंगे कि सर मैंने तो सिर्फ वहां प्लानिंग ही पढ़ाया था तो मुझसे तो प्लानिंग से पूछ लो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो आपसे बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। आप ज्यादा से ज्यादा उन्हें सब्जेक्ट की तरफ डाइवर्ट कर सकते हो। यस सर, जैसे कि मैंने 1 साल का क्लिनिकल साइकोलॉजी का एक डिप्लोमा कोर्स भी मैंने कर रखा है ये। तो सर तो बस उसी से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। यस मिस्टर शहजाद, आई थिंक कुछ पूछना चाहते हैं। सर एक क्वेश्चन ये है कि सर अगर मैं बोलूँ कि जैसे कि एक पोस्ट डॉक्टरेट होता है, ठीक है, एक होता है कि आप है ना आप किसी इंस्टीट्यूट में किसी पार्टिकुलर ये प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जो होता है उसके अंडर में आप एज अ रिसर्च एसोसिएट होते हैं, तो क्या वो पोस्ट डॉक्टरेट काउंट होगा सर? नहीं सर, पोस्ट डॉक्टरेट अलग चीज है। और मतलब आपने पीएचडी कर लिया, और पीएचडी करने के बाद जो आप अगर अपना जो एडवर्टीजमेंट है उससे रिलेटेड अगर आप पूछ रहे हैं, एडवर्टीजमेंट में जो एक्सपीरियंस से रिलेटेड मैटर दिया हुआ था
उस लाइन का सिर्फ इतना सा मतलब है कि पीएचडी करने के बाद जो आपका एक्सपीरियंस है वो भी काउंट होगा, और मिनिमम एलिजिबिलिटी के बाद आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी काउंट होगा। दोनों ही एक्सपीरियंस आपके जो है काउंट होंगे। सिर्फ वो एक्सपीरियंस आपका काउंट नहीं होगा जो कि आपने ड्यूरिंग दी पीएचडी गेन किया है। अगर 3 साल आपने पीएचडी किया है और 3 साल आप एज ए रिसर्च एसोसिएट काम कर रहे थे उसी यूनिवर्सिटी में, तो वो आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। सर रिसर्च एसोसिएट तो आफ्टर पीएचडी ही होता है, उससे पहले रिसर्च असिस्टेंट होता है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक दो चीज हो गया, एक पोस्ट डॉक जो आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट से हो जाए, जैसे कोठारी फेलोशिप, जैसे एनपीएस होता है, और एक पोस्ट एक वो होता है कि जैसे किसी कहीं एक सुपरवाइजर ने, कहीं एक किसने साइंटिस्ट ने अपना एक प्रोजेक्ट लाया है और अंडर हिज प्रोजेक्ट वो है ना रिसर्च एसोसिएट रिक्रूट कर रहा है। तो मेरा कहना है कि ये जो रिसर्च एसोसिएट जो आफ्टर पीएचडी जो उसके अंदर जा रहा है, क्या वो पीडीएफ में काउंट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। ओके ओके ओके, बिल्कुल होगा। हेलो सर। हेलो सर। यस यस। हेलो सर, इसी से रिलेटेड सर एक क्वेश्चन है मेरा सर। हेलो। एक्चुअली एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, अभी सर ने मैसेज भी किया। एक्चुअली वो टाइमिंग शायद 1.5 मिनट और इसमें बचा है। टाइमिंग का सर इशू है क्योंकि हम लोग तो मैं आप लोगों का जो व्हाट्सएप का ग्रुप है मैं उस पे भी हूँ, आप वहां सारे क्वेश्चंस डालिए, मैं आपको पॉसिबल जितना होगा सबका रिप्लाई मैं करूंगा। वहां से आप मेरा नंबर ले सकते हैं, मेरे को पर्सनली भी आप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं पर्सनली भी आपको रिप्लाई कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। बट मेरा एक रिक्वेस्ट है कि कई लोग ग्रुप के यहाँ पे हैं, ग्रुप पे इंटरव्यू से रिलेटेड जो मैटर होते हैं उन्हीं के बारे में डिस्कशन करें। अभी मैंने कल परसों देखा बहुत सारा उसमें झगड़ा वगड़ा हो गया और माहौल खराब हो गया। डोंट डू दैट, क्योंकि हम सब लोग लर्नेड आदमी हैं, छोटी मोटी बातों पे हम लोग अगर ऐसा केओस क्रिएट करेंगे मजा नहीं आता। विशाल सर क्विट हो गए फिर वापस आए, तो बड़ा मतलब वो ऑड जैसा लगता है थोड़ा सा। तो हम उस पे आप सारे क्वेश्चंस डालिए, मैं आपके ग्रुप पे भी हूँ, तो आपका जो ग्रुप है उस पे आप डालिए, वहां पे मैं आपको रिप्लाई करूंगा। जो आपका बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वाला ग्रुप है उस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बहुत सारे मैंने रिप्लाई किए हैं, मैंने खुद ने बहुत सारे क्वेश्चंस उस पे पूछे हुए हैं। तो आप इस चीज का जो है वहां पे अब जो बचे हुए डाउट हैं आप वहां पे मेरे को डाल दीजिए। प्रद्युमन सर दोनों पे व्हाट्सएप पे भी हैं, टेलीग्राम पे भी हैं, ठीक है। हम लोग का किसी ग्रुप पे आप क्वेश्चन पूछिएगा, उन तक क्वेश्चन पहुंच जाएगा। So thank you very much Vishal sir, and thank you very much Ranjana ma'am for such a wonderful event. ऐसे इवेंट्स आप लोग करते रहिए, बहुत अच्छा है सर। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी ना किसी को पकड़ के। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और थैंक यू सर, बाय बाय करते रहेंगे सर आपको व्हाट्सएप पे। ओके सर, थैंक यू।